गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को पहचानते हैं। वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप रफली इस तरह से लोगे, क्या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता है रफली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट एरिया। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट इनटू मीटर। ये क्या है, आपके पास में यहां पर लेट से एक एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, टेंटेटिव डिफिनेशन है, रफ डिफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट एरिया। एरिया ऐसे रखा है, 3 लाइनें जो है पास हो रही है, तो हम लोग रफली बोल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 3 यूनिट। अदरवाइज और करेक्टली जाओगे तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट एरिया। वीडियो में समय मिलेगा तो इसके बारे में समझा देंगे आपको। फिलहाल आप यही लीजिए कि आपके पास में किसी पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है पास हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी ऐसे होगी आपके पास है वोल्ट इनटू मीटर। इसे आप डिनोट करते हो किससे? इसे आप डिनोट करते हो फाई से। फाई, कभी कभी फाई सफिक्स ई भी यूज करते हैं। फाई सफिक्स ई इसका जो है नोशन हो गया, और आपके पास में इसकी जो यूनिट है वोल्ट इनटू मीटर। गॉस थ्योरम की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, गॉस थ्योरम पे जाने से पहले हम लोग जो है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखें। क्या आपको दिया है किसी पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया, और आपके पास में एक एरिया दिया। एरिया कैसे दिया? ये एरिया हो गया, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया। इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर आपने रखा है, परपेंडिकुलर ऐसे रखा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस मेरे जो है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ है, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हम कहेंगे कि फ्लो हो रही है लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। एक एरिया ले लिया आपने, ये एरिया ले लिया, एरिया का मैग्नीट्यूड ए है, और उसे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। इस पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे हमने जो है डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एरिया आपने ले लिया। एरिया को अगर आप जो इस एरिया को अगर आप ऐसे रख रहे हो तो एक लाइन साइड से देख रहे हो तो एक लाइन नजर आएगी। तो ये एरिया का लाइन प्रेजेंटेशन, एरिया का लाइन प्रेजेंटेशन। एरिया कैसे बोल रहे हो आप? से एलएम आपके पास में क्या है, एरिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्या करना है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एक पर्टिकुलर एरिया से एक और हम लोग फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट करते हैं, वो होता है हमारे पास में एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एरिया आउटवर्डली, और इसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होगा। अगर आपके पास में लेट्स से ये पर्टिकुलर एरिया अंडर कंसीडरेशन है, और ये एरिया आपका ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिस एरिया आउटवर्डली। ये एरिया वेक्टर का टेल हो गया, और ये हेड हो जाएगा। एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर टू द एरिया अंडर कंसीडरेशन आउटवर्डली, ये एरिया वेक्टर हो गया। अगर हम मान लो डस्टर को ऐसे रखे हुए हैं, और आपके पास में ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो इससे एसोसिएटेड एरिया वेक्टर ये हो गया। ये एक पर्टिकुलर एरिया वेक्टर का जो है टेल हो गया, और ये हेड हो गया आउटवर्डली, आउटवर्डली। इस एरिया से एसोसिएटेड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया आउटवर्डली। ऐसे नहीं होगा एरिया वेक्टर, ऐसे होगा एरिया वेक्टर। अगर आप ये पर्टिकुलर एरिया ले रहे हो, इस पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएटेड एरिया वेक्टर हो जाएगा आपके पास में परपेंडिकुलर टू द एरिया आउटवर्डली, आउटवर्डली। और स्केल के हिसाब से इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया, एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो आपके पास में एरिया का मैग्नीट्यूड होगा।
एरिया वेक्टर को हम लोग जो है डिफाइन करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं एरिया का ओरिएंटेशन जानने के लिए। मान लो आपको दिया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में आपका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर ऐसे है, उसका टेल ये है, हेड ये, एरिया वेक्टर दिया हुआ है और एरिया का ओरिएंटेशन निकालना है। हेड ये है, टेल ये है, एरिया का ओरिएंटेशन निकालना है। तो क्या करो, एक पर्टिकुलर जो है एरिया इमेजिन करो जो कि इसके टेल पे टेंजेंशियल है और परपेंडिकुलर है। इस पर्टिकुलर एरिया वेक्टर से एसोसिएटेड एरिया ये हो गया, ये एरिया हो गया, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में लोकेटेड है। तो अगर एरिया वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोगों को मदद मिलती है एरिया का ओरिएंटेशन निकालने में। तो अगर आपको एरिया वेक्टर मान लो इस तरह से दिया है, एरिया का ओरिएंटेशन निकालना है तो इसके टेल से आप एरिया जो है अटैच करो जो कि इस पर्टिकुलर एरिया वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो। अब अगर हम एरिया वेक्टर को हटा लेंगे तो हमारे पास में एरिया वेक्टर जिस एरिया को प्रेजेंट कर रहा है ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया। एरिया वेक्टर की इंपॉर्टेंस, हमारे पास में जो है LM एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएटेड एरिया वेक्टर ये हो गया, परपेंडिकुलर टू द एरिया आउटवर्ड, ये हमारे पास में एरिया वेक्टर हो गया। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री। क्या बातचीत चल रही है गॉस थ्योरम। पहले क्या हमने बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया। अब क्या बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास में एक एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया को कैसे रखा आपने, परपेंडिकुलर टू द एरिया को रखा आपने परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे डिफाइन करोगे, इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E ये बराबर आपके पास में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस एरिया दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय E। और इस पर्टिकुलर केस में आपने लिया है एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इज इन द अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो कि ये बातचीत चलती है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास में एक एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करना है। कब, जबकि एरिया जो है आपका क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो, या एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ना हो, एरिया वेक्टर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बनाता हो, तब आप उस पर्टिकुलर एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपके पास में ये हो गया, हमारे पास में लेट्स से एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई। पहले आपने एरिया को क्या रखा था, एरिया को आपने रखा था परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इस सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एरिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब एरिया कैसे रख रहे हो, एरिया को ऐसे रखते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया अब मैं ऐसे स्लैंट रख रहा हूं, तो अगर आप साइड से देखोगे तो लाइन नजर आएगी, एक लाइन नजर आएगी। इस करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर इस पर्टिकुलर एरिया करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया आउटवर्ड। तो कोई कहे कि एरिया को कैसे रख रहे हो, एरिया को हम परपेंडिकुलर नहीं रख रहे हैं, किसी और ओरिएंटेशन में रख रहे हैं। उसका एरिया का ओरिएंटेशन कैसा है, सो दैट कि एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। एरिया को हम स्लैंट रख रहे हैं, स्लैंट परपेंडिकुलर नहीं रखना चाहते, स्लैंट रख रहे हैं। तो कैसे एरिया का ओरिएंटेशन कैसे, एरिया का ओरिएंटेशन ऐसे है सो दैट कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। उसको अगर आप डायग्राम से देखोगे तो ऐसे आपका जो प्रेजेंट होगा। ये आपके पास में एरिया, ये आपके पास में L, ये आपके पास है पॉइंट M, ये मेरा जो है लेफ्ट हैंड पाम था अभी जो मैंने ऐसे दिखलाया था। अच्छा, एरिया को कैसे रखा है, एरिया का ओरिएंटेशन कैसे निकाल लोगे, एरिया वेक्टर से। तो एरिया को ऐसे रखा है सो दैट कि एरिया वेक्टर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया वेक्टर अगर आपको दे दिया गया और आपको एरिया का ओरिएंटेशन निकालना होगा तो एरिया का ओरिएंटेशन आप निकाल लेंगे।
तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कह रहा है कि हमने जो एरिया है इस तरह से स्लैंट रखा है, अब इसके ऊपर जो है क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसे करोगे, इस पर्टिकुलर एलएम एरिया के दो कंपोनेंट ले लोगे, एक तुम्हारे पास हो गया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास में एन है, ये एंगल आपके पास में हो गया 90, ये एंगल हो गया हमारे पास में 90, ये एंगल हो गया हमारे पास में 90, ये आपका मेन एरिया है, ये एरिया का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पर्टिकुलर एलएम एरिया का कंपोनेंट पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर्टिकुलर एरिया के कंपोनेंट कर दिया आपने, एक परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है, इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करना है। तो ऐसे डिफाइन करोगे, आप कहोगे यहाँ पर कि अब इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस एरिया, that is roughly you have said is the electric flux, that is electric flux, number of electric lines of forces passing through the area divided by इस एरिया का वो कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो वो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ln, अगर ये हमारे पास में a है, मान लो ये ln बराबर a डैश है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं a डैश, ln इज इक्वल टू a डैश। अच्छा, ये अगर आपके पास में थीटा है, ये पर्टिकुलर एंगल 90 है, यहाँ पे डॉट मार्क कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये अगर आपके पास में डॉट है तो ये आपके पास में ये डॉट हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा 90, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चे, थीटा। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखो, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। माने हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं cos थीटा दिस इज इक्वल टू बेस, बेस इज योर ln, ln जो एरिया का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ln बराबर a डैश, तो यहाँ पे बोलोगे आप a डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास में lm है, lm आपके पास में टोटल एरिया a है, तो a डैश बाई a डैश की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, a डैश की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी a cos थीटा, a डैश इज इक्वल टू a cos थीटा। तो इसका मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम लोग देंगे, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए E बराबर हमारे पास में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, या फाई सफिक्स E भी हम लोग बोलते हैं कभी कभी, फाई डिवाइडेड बाई a डैश, a डैश इज एरिया कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा फाई डिवाइडेड बाई a cos थीटा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके मतलब फाई इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया EA cos थीटा, EA cos थीटा। और यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म ले लिया था एक सुटेबल एग्जांपल देने के लिए। तो क्या मतलब है, अगर हमारे पास में एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करोगे और इलेक्ट्रिक और ये पर्टिकुलर एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई एरिया प्रोवाइडेड एरिया परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं लेते हो आप, ऐसे लेते हो स्टैंड, सो दैट कि एरिया वेक्टर जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तब वो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E, वो बराबर आपके पास में हो जाएगा फाई बाई a डैश। a डैश क्या है, इस एरिया का वो कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। a डैश बराबर आपके पास में a cos थीटा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया a डैश का a cos थीटा, a डैश पे a cos थीटा लिखोगे आप, तो आपके पास में E बराबर E इज इक्वल टू फाई बाई a cos थीटा आ गया। अगर थीटा दिया हुआ है, एरिया A दिया हुआ है, आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर एरिया से इस पर्टिकुलर एरिया से लिंक, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं किसी एरिया के ऊपर। फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट हो गए कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया EA cos थीटा, EA cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा अगर है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो इसे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A।
अगर आपके पास में कहीं पर फील्ड क्या हो, अगर आपके पास में कहीं पे फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म हो, फील्ड कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म है, उस पर्टिकुलर जो है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपने जो है छोटे से एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, से डी फाई। तो आपके पास में मान लो फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, उस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपने छोटा सा एरिया लिया, ये छोटा सा एरिया लिया, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपने छोटा सा एरिया लिया, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपने छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। तो छोटा सा एरिया सर कौन सा, ये मानो ये छोटा सा एरिया लिया, ये छोटा सा एरिया लिया, ये छोटा सा एरिया लिया, ये छोटा सा एरिया लिया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, से डी है। तो ये एरिया आपके पास में हो गया डी है। अच्छा, आप क्या करोगे, आप इस पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएटेड एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे, आपके पास मिनट से एन क्या हो गया, ये छोटा सा एरिया, इसके मतलब यह है कि इसके ऊपर फील्ड हम लोग क्या मान सकते हैं, यूनिफॉर्म छोटा सा एरिया है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटे से एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कांस्टेंट मान सकते हो, बहुत छोटा एरिया है। तो आपके पास में मान लो इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन लेट्स से ये हमारे पास में ई वेक्टर है, ये हमारे पास में क्या हुआ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा। तो छोटे से एरिया से जाने वाला छोटा सा फ्लक्स डी फाई, ये बराबर आप क्या लिखोगे, ये बराबर आप लिखोगे ई इंटू क्या लिखोगे, डी ए इंटू क्या लिखोगे, कॉस थीटा। या आप लिख सकते हो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि किसी पर्टिकुलर रीजन में आपने क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो मैथमेटिकली। अब आप और एग्जैक्टली मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन दे सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। आप कह सकते हो कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन थ्रू एन एरिया इज गिवन एज वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। बस यही आप बोलोगे। अदरवाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन है नहीं। और आपके पास में अगर आप ये बोलते हो कि आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनेट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, तो वो आपके पास में ऐसी स्टेटमेंट हो जाएगी जो कि समझ में नहीं आएगा किसी को। अगर आपको किसी को समझाना है किसी पर्टिकुलर एरिया से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोल सकते हो कि छोटे से एरिया से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। तो ये जो आपके पास में डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आया, ये यहाँ से स्टार्ट करके आया, फिर इसके बाद यहाँ पर आप आए, फिर आपने जो है डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए आपने डिफाइन कर लिया। ये आपका मेथड हो गया, ये हमारा मेथड हो गया। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। छोटे से एरिया के ऊपर अगर आपके फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे आप कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर ई क्या है, छोटे से एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्या है, छोटा सा एरिया, और आपके पास में क्या है, आपके पास में थीटा क्या है, थीटा आपके पास में एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो आपके पास में थीटा है। ये हमारा जो है क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पर हमारे पास में मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन हो गया। इसकी यूनिट होती है आपके पास में वोल्ट पर मीटर, या यहाँ पे आ जाइए, इसकी यूनिट होती है आपके पास में वोल्ट पर मीटर, और इसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायमेंशन है तो वोल्ट इंटू मीटर आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट आ जाएगी। और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास में क्या है, मान लो हमारे पास में और डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉस थ्योरम की बात कर रहे हैं बच्चे, और गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानना जरूरी है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब आपको पता लग गया मैथमेटिकली, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, अगर फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, अदरवाइज डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। और आपको एरिया वेक्टर के बारे में पता है, मैं ये बोल रहा था कि आपके पास में क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया, ये ले लो डस्टर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके पास में डस्टर हो गया, डस्टर का ये प्लेन अंडर कंसिडरेशन है, ये प्लेन 6 प्लेन है इसमें डस्टर का। एक आपके पास में ये है, एक 2 3, एक आपके पास में इधर 4, ऊपर 5 6। अगर आप एरिया वेक्टर की बात करोगे तो इससे लिंक एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, आउटवर्ड एरिया वेक्टर, आपकी तरफ एरिया वेक्टर,
और इससे जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो ऐसे करेंगे तो आपसे दूर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर फ्लैट सरफेस पे जो एरिया वेक्टर है वो आपसे देखिए दूर हो जाएगा। और अगर आप जो है नीचे वाले को लोगे, नीचे वाले अगर आप एरिया को लोगे तो एरिया वेक्टर हो जाएगा डाउनवर्ड, ये एरिया लोगे तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया आउटवर्ड मेरी तरफ हो जाएगा। तो हम लोग ये एरिया दे रहे हैं और इस पर्टिकुलर डस्टर को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख रहे हो, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये पर्टिकुलर एरिया अंडर कंसिडरेशन है। तो ये मान लो कि आपके पास में ये पॉइंट L है और ये पॉइंट आपके पास में M है, इसे हम लोग L ले लेते हैं, कैपिटल M, इसे K ले लेते हैं। तो ये डस्टर का प्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। आपके पास में ये हो गया LM, इधर आप आ जाओ दूसरा साइड, ये आपके पास में हो गया N और ये हो गया K। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से आपने डस्टर को रखा है और डस्टर का वो वाला जो है पर्टिकुलर एरिया सरफेस जिसपे पैड है, वाइट पैड है, वो अंडर कंसिडरेशन। तो अगर हमारे पास में ये पर्टिकुलर जो है वाइट पैड अंडर कंसिडरेशन है, तो अगर आप देखिए एरिया वेक्टर इस LM से एसोसिएटेड इस पोजीशन में, ये हो गया एरिया वेक्टर N कैप। अगर हम लोग मानते हैं कि LM का एरिया A है और N वेक्टर और E वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है और हम लोग इससे LM से फ्लक्स निकालते हैं, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे फ्लक्स फाई दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से यूनिफॉर्म एरिया A इनटू आप बोलोगे क्या cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या 0 डिग्री, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपके पास भी हो गया EA और साइन यहाँ पर है प्लस, ध्यान दो साइन यहाँ पे है प्लस और E इनटू A। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में कभी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चे, तो क्या आ जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर 1। और साइन यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब है कि इस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ है, गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग आउट। अगर आप इस पर्टिकुलर डस्टर को यहाँ पे रखोगे तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग आउट, इससे इस एरिया से बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया से इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इस ये एरिया अंडर कंसिडरेशन है, रिमेंबर इसको हम ऐसे टिल्ट कर देते हैं या डस्टर को 90 डिग्री घुमा देते हैं, देख लेते हैं वो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर हम लोग डस्टर को 90 डिग्री घुमा देते हैं तो हमारे पास में ये ओरिएंटेशन आ जाएगा डस्टर का, आपके पास में ये ओरिएंटेशन आ जाएगा डस्टर का, ये आपके पास में क्या हो गया L, ये आपके पास में हो गया M, ये आपके पास में हो गया N, ये आपके पास में हो गया K, ये आपके पास में क्या हो गया एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया आउटवर्ड N क्या, ये आपके पास में क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास में हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर्टिकुलर पैड ऐसे था पैड पहले, फिर आपने इसको रोटेट कर दिया तो ये पर्टिकुलर पैड ऐसे हो गया। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे। नदी में पानी ऐसे बह रहा है और पानी साथ साथ मछलियाँ भी ऐसे तैर रही, मछलियाँ भी ऐसे तैर रही, मछलियाँ ऐसे ऐसे, मछलियाँ ऐसे तैर रही। ये आपके पास में एक जाल है, इस जाल से कोई भी मछली नहीं फंसेगी, दैट इज आपके पास में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है। और ये पर्टिकुलर एरिया है ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के पैरेलल, ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के पैरेलल है, पैरेलल। कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे ऐसे पेनिट्रेट नहीं कर रही है, तो इससे फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, इससे इस पर्टिकुलर एरिया के पैरेलल है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसको पेनिट्रेट नहीं कर रही है, इससे जाने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस 0, क्योंकि सब पैरेलल निकल जा रही है ऐसे। तो इस पर्टिकुलर एरिया से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होना चाहिए। कॉमन सेंस से मैथमेटिकली देख लेते हैं, मैथमेटिकली क्या हमने बताया फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। तो आपके पास में हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ये बराबर आपके पास में हो गया EA और आपके पास में हो गया cos थीटा। थीटा यहाँ पर आप देखिए 90 डिग्री है, क्योंकि ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट, ये एरिया वेक्टर, इनके बीच में इंटू 90, cos 90 0 होता है बच्चे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 0, जो हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन से आपको दिखाया था और मैथमेटिकली वही आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। इसका मतलब ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारा सही निकल रहा है, जो फॉर्मूला आपको बताया है डी फाई इज इक्वल टू E वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, वो सही निकल रहा है। अच्छा फिर आप क्या करो, ये पर्टिकुलर डस्टर को आपने ऐसे रखा था, ये एरिया अंडर कंसीडरेशन था, इसको आगे चल करके ऐसे घुमा दिया आपने,
एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब एरिया ये एरिया जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, ये पर्टिकुलर एरिया जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब एरिया जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेन को ऐसे ले रहे थे परपेंडिकुलरली, फिर आगे चल करके इस पर्टिकुलर प्लेन को ऐसे टिल्ट कर दिया, इस पर्टिकुलर प्लेन को पैरेलल कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया वेक्टर कितना एंगल बन रहा है, 90, फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। अब इसको फिर से ऐसे ऐसे रोटेट कर देते हैं। पहले ऐसे था, फिर आपने क्या किया 90 डिग्री टर्न, फिर उसके बाद में क्या कर देते हैं फिर से 90 डिग्री टर्न। ये एरिया अंडर कंसिडरेशन है, इसी पे फोकस करना, इसी एरिया पे, तो आपके पास में कुछ बात आपको पता लग जाएगी। क्या सर, इसको ऊपर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास में से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इसको रोटेट कर दिया आपने, तो रोटेट करने पर ये इसका स्टेटस ही हो गया भाई, इसका स्टेटस ही हो गया। रोटेट करने पर इसका स्टेटस ही हो गया। डस्टर इस तरह से हो गया आपका, डस्टर आपका ऐसे हो गया, ये डस्टर। अच्छा, हम क्या बोल रहे थे, इसको रोटेट कर दिया तो एल आपके पास में ये आ गया, एम यहाँ पर ये हो गया, और आपके पास में जो पॉइंट एन है वो आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए, कि आपके पास में यहाँ पर आ गया। ये एरिया अंडर कंसिडरेशन है। मैं कह रहा था इसी पे फोकस करते रहो। इससे एसोसिएटेड एरिया वेक्टर क्या हो गया, इससे एसोसिएटेड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया आउटवर्ड हो गया, एन कैप। फिर से यहाँ पे आ जाओ। अगर एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर 0 डिग्री एंगल बना रहा है इस पर्टिकुलर केस में। और एरिया अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आउटगोइंग है पॉजिटिव, अगर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, तब इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हो जाएगा 0। फिर आपने इसको घुमा दिया, अब आपके पास में एम एल एरिया आपके पास में इस तरह से इस ओरिएंटेशन में आ गया। एम एल एरिया वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट, ये एरिया वेक्टर का अलाइनमेंट। एंगल घूमो भैया ऐसे, कितना होगा 180 डिग्री। क्या निकालना चाहते हो, फ्लक्स फाई निकाले, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालें। फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई यूनिफॉर्म मल्टीप्लाई बाई ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई द एरिया इनटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो फ्लक्स इससे निकल रहा है माइनस ई ए कॉस 180 -1, इसकी वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास में माइनस साइन माइनस ई। तो क्या मतलब है, इससे जो फ्लक्स है वो निगेटिव है, कारण इससे जो फ्लक्स था वो आउटगोइंग था, इससे फ्लक्स इस स्टेट में 0 ऐसे घुमा दिया, इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर जा रही है। इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से बाहर जा रही है, आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। अगर ये ऐसे आ गया, इसके बाद में ये, उसके बाद में अगर ये पर्टिकुलर एरिया ऐसे आ गया, अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लाइन अंदर जा रही है, इनगोइंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव, या इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। तो आपको ये पता लग गया कि अगर आपके पास में फ्लक्स क्या है, फ्लक्स अगर आपके पास में इनकमिंग है, फ्लक्स अगर आपके पास में इनकमिंग है, किसी एरिया से किसी एरिया में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर की तरफ जा रही है, फ्लक्स क्या लोगे नेगेटिव। अगर उसी एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर जा रही है तो फ्लक्स क्या लोगे पॉजिटिव। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास में एरिया, ये 3-4 बार मैं बोल चुका हूँ, अगर आपके पास में एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का एलिमेंट सेम है, तो फ्लक्स के लिए क्या करो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई कर लो। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको दे दी। चलिए आगे बात करते हैं। अब बातचीत ये हो रही है, ये कहा गया आपसे, क्या कहा गया भाई, ये कहा गया आपसे
ये आपसे कहा गया कि आपके पास में क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस अंडर कंसीडरेशन है, एक क्लोज्ड सरफेस अंडर कंसीडरेशन है। ठीक है भाई, एक क्लोज्ड सरफेस अंडर कंसीडरेशन ले लिया हमने। हम लोग पढ़ रहे गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बताया, और उसका जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन d phi इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर D। तो अगर कोई कहेगा फिलहाल आपसे कि आप अपने मेथड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, तो आप यही कहोगे कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर D और वेक्टर E वेक्टर और E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे ये कह रहा है कि ये कहा जा रहा है कि आपके पास में क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास में एक पॉइंट चार्ज है, से पॉइंट चार्ज क्या है, प्लस Q। इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। आपसे कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो क्या करोगे, ये क्लोज्ड सरफेस है, इस तरह से 3D में, इस तरह से 3D में, ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस, चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ, कहीं से भी खुला नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो इस क्लोज सरफेस से, कैसे निकालोगे? तो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं ऐसे निकालूंगा। पहली बात, इस प्लस Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट। तो हर पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपके पास में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर लोगे, छोटा सा एरिया ले लो। तो यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये हमारे पास में क्या हुआ, छोटा सा एरिया से, ये एरिया हमारे पास में क्या हुआ, डी, छोटा सा एरिया, पॉइंट एरिया, इसे एसोसिएटेड एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर, इसे एसोसिएटेड एरिया वेक्टर ये हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट एरिया पे प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट एरिया पे प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा अलाइनमेंट करेक्ट कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से पॉइंट एरिया पे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस Q से एक लाइन ज्वाइन करो, आपके पास में ये हो गया आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड से प्लस Q चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप, क्लोज एरिया दिया है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट एरिया ले लिया, प्लस Q चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस अगर आपको आर पता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको जो है क्या पता लगे, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया ज्योमेट्री से, कठिन काम है। एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया, दोनों के बीच में एंगल निकालिए कितना, थीटा। अब इससे जाने वाला, डीए से जाने वाला आपको, या डीए से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। कैसे, फॉर्मूला पता है, यहां लिखें, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी पाई, ये बराबर आप बोलोगे E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ये बोलोगे आप, डी फाई बराबर E डी ए कॉस थीटा, इससे जाने वाला, इस छोटे से एरिया से जाने वाला छोटा सा फ्लक्स। फिर क्या करोगे, क्लोज सरफेस है, यहाँ पे छोटा सा एरिया लोगे, यहाँ पे छोटा सा एरिया लोगे, यहाँ छोटा सा एरिया लोगे, यहाँ छोटा सा एरिया लोगे, यहाँ छोटा, ढेर सारे छोटे छोटे एरिया में इसको आप क्या करोगे, डिवाइड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। हर छोटे से एरिया के ऊपर, हर छोटे से एरिया के ऊपर, हर छोटे से एरिया के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास में क्या, अलग 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 है। तो क्या करोगे, इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस को छोटे छोटे एरिया में आप करोगे डिवाइड। उसके बाद में क्या करोगे, हर छोटे से एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे, एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे, थीटा एंगल जो कैलकुलेट करोगे ज्योमेट्री से। फिर क्या करोगे, आप इस डीए को और उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस पर्टिकुलर एंगल थीटा को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास में आया ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर कोई अगर आपने एरिया ले लिया, यहाँ पर अगर आपने कोई एरिया ले लिया तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसका जो एरिया वेक्टर उसको ड्रॉ करोगे ज्योमेट्री से। उसका जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में एंगल थीटा, और आपका जो है थीटा आप ऑब्टेन करोगे, फिर ई को थीटा को डी से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर अगर आप छोटा सा एरिया लोगे तो इससे जाने वाला छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा।
तो आप क्या करोगे, फिर छोटे छोटे एरिया से जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सम करोगे, तब क्या मिलेगा, तब मिलेगा टोटल फ्लक्स। और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ये आपका मेथड है और आप मजबूर हैं। और इसमें एक्यूरेसी भी जो है ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि कोई इस पर्टिकुलर एरिया को कितना छोटा लेता है, एक्यूरेसी इस बात के ऊपर डिपेंड है। इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया को का साइज क्या लेता है, एक्यूरेसी इस बात के ऊपर डिपेंड है। तो फिलहाल आपके मेथड से आप क्या करोगे, क्लोज सरफेस को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करोगे और हर छोटे से एरिया से ये प्रोडक्ट आप जो ऑब्टेन करोगे, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बोलोगे आप डी फाई अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। और क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई हम इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके छोटे छोटे फ्लक्स निकाल लिया इस पर्टिकुलर जो है क्लोज सरफेस के ऊपर और फिर उसको जोड़ लिया। तो हम लोग से बोलेंगे मैथमेटिकली सम डी फाई ओवर द क्लोज सरफेस, ऐसे लिख बनाऊंगा सम डी फाई ओवर द क्लोज सरफेस। ये हमारा जो है क्या हो गया, टोटल फ्लक्स फाई, ये हमारा हो गया टोटल फ्लक्स फाई। तो ये हमारे पास में हो गया सम ऑफ व्हाट, डी फाई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा, सम ईडीए कॉस थीटा ओवर द क्लोज सरफेस, सम ईडीए कॉस थीटा ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स फाई। हमारे मेथड से जो हम लोगों को पता है। अच्छा, आपके पास में क्या है, आपके पास में फर्दर सम ईडीए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, सम वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए ओवर द क्लोज सरफेस, ये बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स। आपके मेथड से आप इस तरह से जो है इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाओगे। जब आप जो है इस पर्टिकुलर जो ये आपकी पूरी एक्टिविटी है, उस पर्टिकुलर पूरी एक्टिविटी के लैंग्वेज का ये मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन होगा, उस पूरी एक्टिविटी के लैंग्वेज का ये मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन होगा। और इसको कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं कि दिस इज इक्वल टू एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ लिखा है, एरिया इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। जब आप जो है ये पर्टिकुलर मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखते हो तो कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं कि एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस, दिस विल बी गिविंग यू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। तो कोई अगर कहे कि क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप क्या करोगे, तो आप बोल सकते हो कि एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। वो कहेगा मैथमेटिकली इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो आप कहोगे फाई इज इक्वल टू सम वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ओवर द क्लोज सरफेस, या ये पर्टिकुलर मैथमेटिकल जो है प्रेजेंटेशन आप दे दोगे तो अंडरस्टूड है कि आप क्या कर रहे हो। ये आपका तरीका है। और जब आप जो है इस तरीके के बारे में किसी को बताते हो तो वो कहता है बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, मैंने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करना, आपकी ज्योमेट्री से आपके पास में क्लोज्ड जो सरफेस है वो पर्टिकुलर एरिया पता नहीं कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो कुल मिलाकर के लॉन्ग मेथड है। इस पर्टिकुलर मेथड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए जब आप गॉस दद्दा से मिलते हो, गॉस दद्दा से, तो गॉस दद्दा कहते हैं कि भाई ये तो जो है तुम्हारा मेथड है, ठीक है निकाल लिया तुमने, लेकिन बड़ा लेंदी मेथड है। गॉस दद्दा कहते हैं कि इस पर्टिकुलर मेथड को अगर आप यूज करते हो काफी टाइम लोगे, हम तुम्हें छोटा मेथड बता रहे हैं। गॉस दद्दा बोल रहे हैं, गॉस थ्योरम ये कहती है कि आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, उसका बहुत छोटा सा मेथड है। क्या छोटा सा मेथड है, छोटा सा थ्योरम क्या बोलता है। तो हम लोग अब आ गए गॉस थ्योरम के ऊपर। तो गॉस दद्दा बोल रहे हैं गॉस थ्योरम ये कह रहे हैं क्या करना है भाई, तुम क्या कर रहे थे अभी, एक क्लोज सरफेस ले रहे थे ऐसे, और क्या कर रहे थे, एक जो पॉइंट चार्ज को ले रहे थे अंदर, एक पॉइंट चार्ज को अंदर ले रहे थे। पॉइंट चार्ज कितना, पॉइंट चार्ज आपके पास में प्लस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेटेड, और इससे क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी लंबा निकाल ले रहे हैं। और ये पर्टिकुलर मेथड बहुत ही लेंदी है। और मेरी मानिए, ये कह रहा है मेरी मानिए, तो आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, वो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से, इसे कभी कभी गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, जिसपे गॉस थ्योरम एप्लीकेबल हो। गॉसियन जो आपके पास में सरफेस होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है हमेशा। और ये एक और प्रॉपर्टी याद रखेंगे, इसे अगर समय मिला मैं आगे बताऊंगा, ये डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज से पास नहीं होगा। मतलब गॉसियन सरफेस के ऊपर अलग अलग
पोजीशन पे पॉइंट चार्ज लोकेटेड नहीं होंगे। तो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी। अच्छा फिलहाल वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास क्लोज सरफेस और चार्ज अंदर कितना है, अंदर, सिर्फ अंदर चार्ज देखो प्लस क्यू। तो ऐसा करो, अगर आपने क्या करना है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है फाई, तो आपके पास में क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है क्यू, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/ε0। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स। ये गॉस का जो है मेथड हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। और इस पर्टिकुलर मेथड से जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो तो आप याद रखोगे कि आप उन्हीं चार्ज को लोगे जो कि इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर है, अंदर, बाहर वाले चार्जेस को नहीं लोगे, बाहर वाले चार्जेस को नहीं लोगे। अगर बाहर कोई चार्ज दिया है तो नहीं लोगे। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोगों के पास में अब क्या हो गया, हम लोगों के पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के दो मेथड हो गए। एक मेथड हमारे पास में क्या हो गया, एक मेथड हमारे पास में अपना मेथड हो गया। वो मेथड हमारे पास में हो गया डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अगर आप फाई निकालोगे ओवर द क्लोज सरफेस तो फाई इज इक्वल टू सम वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ओवर द क्लोज सरफेस, एरिया इंडिकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस। ये हमारा मेथड हो गया। और गॉस थ्योरम से गॉस का मेथड क्या हो गया, गॉस का मेथड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो हो गया आपके पास में नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस मल्टीप्लाई बाई 1/ε0। ये हमारे पास में हो गया गॉस थ्योरम। अब हम लोग इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास में ढेर सारे ऐसे रेगुलर शेप चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट, जिनकी वजह से हमने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है आगे चल करके उस पर्टिकुलर रेगुलर शेप यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में क्लोज सरफेस ले लेंगे और क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे अपने मेथड से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे गॉस थ्योरम के मेथड से। पहले अपने मेथड से फिर गॉस थ्योरम के मेथड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। दोनों अपनी जगह पर ठीक है, गॉस ये बोल रहा है, आप भी सही मैं भी सही, और दोनों फ्लक्स को क्या कर देंगे कंपेयर। गॉस थ्योरम से जो फ्लक्स आएगा देखेंगे आगे कैसे, और हमारे मेथड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसको दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास में, उससे हमारे पास में उस पर्टिकुलर रेगुलर शेप यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को ऑप्टेन अगर आप किसी और मेथड से करते, इसकी जो मैंने बताया कि फाई गॉस का और फाई आपका, दोनों कंपेयर कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अगर किसी और मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड करते तो बहुत लंबा जो है प्रोसेस होता, तो वो जो है कॉम्प्लिकेसी ज़्यादा आ जाती और ये सिंप्लीफाइड होकर के आसानी से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। फाई आपका फाई गॉस का, दोनों कंपेयर करो, रेगुलर शेप यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट ये पूछता है कि ये बताओ सर कि आपने यहाँ पर जो गॉस दत्ता ने दे दिया फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0 फ्लक्स फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस मल्टीप्लाई बाई 1/ε0। ये आया कैसे, तो इसको अगर आप समझोगे कि कैसे आया तो हम लोग गॉस थ्योरम का प्रूफ पढ़ते हैं। गॉस थ्योरम का प्रूफ पढ़ ले, ये भी निपटा देते हैं, आसान है। गॉस थ्योरम का प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के प्रूफ के लिए देखो ऐसे प्रोसीड करेंगे, गॉस थ्योरम के प्रूफ के लिए ऐसे प्रोसीड करेंगे। क्या हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है से प्लस की, और एक एरिया आपने छोटा सा ऐसे ले रखा है, एक एरिया आपने छोटा सा ऐसे ले रखा है, या एक एरिया आपने छोटा सा ऐसे ले रखा है, यहां पर ऐसे छोटा सा एरिया। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम पे आ गए, छोटा सा एरिया ऐसे 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 ले रखा है, ये एरिया। अच्छा, इसको साइड से देखोगे लाइन नजर आएगी, तो ये आपके पास में एरिया हो गया, छोटा सा एरिया, बहुत छोटा सा, इलाज रहेगा, हम देख रहे हो, तो बहुत छोटा सा एरिया। सो दैट कि अगर हमने इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया पर इस पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो ये हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये एरिया ए हो गया, इसे आप पहले की तरह मार्क कर सकते हो, एल मार्क कर लो, इसे मार्क कर लो। अच्छा, एरिया वेक्टर सर ये हो गया, ये तुम्हारे पास में एन क्या हो गया, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ये बहुत छोटा है,
ये जो LM एरिया है, या आप ये ले लिए, ये जो LM एरिया बहुत छोटा है। अच्छा, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को L से ज्वाइन करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को L से ज्वाइन कर लिया हमने, ये L से ज्वाइन कर लिया। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने M से ज्वाइन किया। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने M से ज्वाइन कर लिया। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लस की पॉइंट चार्ज रखा है उसको हम लोग ने M से ज्वाइन कर लिया। M से ज्वाइन कर लिया। क्या कर रहे हैं? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत जरूरी होता है, लक्ष्य बहुत जरूरी होता है, टारगेट पे ध्यान रहना चाहिए। अब M से क्या करो, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो परपेंडिकुलर आपके पास में ये हो गया। M से इसमें परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लेंगे तो ये आपके पास में क्या हो गया? N। MN क्या है? MN आपके पास में इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना है? 90। अच्छा, ये आपके पास में क्या है? LM क्या है? बहुत छोटा। तो जो आपके पास में NM है, ये भी क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। NM भी बहुत छोटा हो जाएगा। ये बहुत छोटा है, छोटा सा एरिया, और यहां से आपने जो है M से आपने जो है इस पर्टिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, तो MN इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन। L से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज, इस पर्टिकुलर पॉइंट को जिसपे कि प्लस की चार्ज रखा है उसको ज्वाइन कर लाइन के परपेंडिकुलर। ये आपके पास में लेंथ बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा। आपने क्या किया है? इस पर्टिकुलर M से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर इसे 90 डिग्री ले रहे हो तो ये भी लगभग 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी लगभग 90 डिग्री। अच्छा, आपके पास में ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? 90। ये डॉट कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल पे देखो, ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस लगभग बराबर, और आपने M से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिंस ये MN बहुत छोटा है, इसलिए अगर ये एंगल 90 ले रहे हो तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की मैं बात कर रहे थे हम लोग। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर ये एंगल आपके पास में 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास में कितना हो गया? थीटा। तो ये एंगल आपके पास में हो गया थीटा। अगर आप क्या करोगे, अगर आप जो है इस पर्टिकुलर, अब आगे बात करते हैं, ये एरिया अंडर कंसीडरेशन, इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग यहां बात करें, इस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई, ये बराबर क्या बोलोगे? E इंटू क्या बोलोगे? dA इंटू कॉस थीटा। पहले कंस्ट्रक्शन कर लिया। एम क्या है? गॉस थ्योरम का प्रूफ। प्लस क्यू चार्ज है, उस पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज से थोड़ी दूरी पर एक एरिया ले लिया, बहुत छोटा एरिया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया, एंगल थीटा ऑब्टेन कर लिया। अब क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया, इस पर्टिकुलर एरिया के इस पर्टिकुलर एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम लोग ने इस लाइन पे। ये 90, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस लगभग बराबर होंगे। यहाँ से थोड़े से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अलाइनमेंट है, उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट पे ये लाइन भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा हो गया। अब इससे क्या निकालना चाह रहे हो? छोटा सा फ्लक्स d फाई इसका क्या हो जाएगा? E dA cos थीटा, बेसिक इक्वेशन आपका मेथड। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि dA cos थीटा क्या है, तो यहां पर इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ये कितना है? 90, ये कितना है? थीटा, ये कितना है? एरिया A, ये एरिया A, ये थीटा, ये 90। अच्छा, यहाँ पे यूज करो cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस दिस एरिया डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास में cos थीटा, यहाँ पर ये आ गया cos थीटा दिस इज इक्वल टू बेसिस mn, एरिया इक्विवेलेंट टू mn, से इट इज a डैश डिवाइड या da डैश डिवाइडेड बाय आपके पास में क्या होगा? a। फिर से इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज nm, करस्पॉन्डिंग एरिया इज da डैश, ये एरिया कितना लिया? da,
तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो डी ए डैश आपके पास में क्या हो गया, डी ए डैश ये बराबर आपके पास में हो गया, ये डी ए होना चाहिए ना बच्चे, डी ए भाई ये कितना आपके पास में, डी ए, ये कितना है, डी ए डैश cos थीटा इक्वल टू डी ए डैश बाई डी ए बेस 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 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज डी ए, छोटा सा एरिया दिया था, तो cos थीटा इक्वल टू डी ए डैश बाई डी ए, तो इसका मतलब डी ए डैश बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा डी ए cos थीटा, डी ए डैश डी ए cos थीटा। तो इसके मतलब ये है कि जहां पर डी ए cos थीटा लिखा है वहां पर डी ए डैश लिख सकते हैं हम लोग। तो आपके पास में डी फाई छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे जाने वाला, ये बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ई इंटू आपके पास में हो जाएगा डी ए डैश, ई इंटू डी ए डैश। अच्छा डी ए डैश एरिया देखो, डी ए डैश एरिया कैसे, ये आपके पास में जो है ये पर्टिकुलर एनएम से डी ए डैश एरिया है, पर्टिकुलर डी ए डैश एरिया है, पर्टिकुलर डी ए डैश एरिया आपका ऐसे है कि वो इस इन पर्टिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो आपके पास अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर डी ए डैश इज परपेंडिकुलर। अच्छा अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक आपके पास में r, तो लगभग यहां से लेकर के यहां तक भी r, यहां से यहां तक लगभग यहां तक भी r, ये आपके पास में अगर आप मानते हो r तो ये भी आपके पास में r हो गया, यहां से यहां तक r, तो यहां से यहां तक भी r, यहां से यहां तक भी r, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू आपके पास में ई इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर इंटू आपके पास में क्या हो जाएगा डी ए डैश, ये हो जाएगा। ई कहाँ से आया, यहाँ से तक माना आर, तो यहाँ से यहाँ तक भी हो गया आर, ये भी आपके पास में आर है, और आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से होता है 1/4 नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास में डी फाई स्क्वायर हो गया क्यू डिवाइड बाई 4 नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर आ गया, और डी ए डैश जो आपने ऊपर यहाँ पे मार्क किया वो डी ए डैश आपके पास में यहाँ पर है, डी ए डैश आपके पास में कहाँ, ये डी ए डैश है, ये डी ए डैश ऐसा है कि इन पर्टिकुलर रेडियल लाइन पे परपेंडिकुलर है, डी ए डैश ये डी ए डैश इस रेडियल लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा यहाँ पे एक टर्म देखो आप, डी ए डैश बाई आर स्क्वायर, डी ए डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डी ए डैश बाई आर स्क्वायर क्या होगा, डी ए डैश बाई आर स्क्वायर आपके पास में होगा यहां पर बनने वाला कोनिकल एंगल, सॉलिड एंगल, ये डी ए डैश बाई आर स्क्वायर ये कोनिकल एंगल होगा, इसे आप क्या बोलते हो, डी ओमेगा। तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो डी फाई, आप लिख सकते हो डी फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ए डैश बाई आर स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा डी ओमेगा। यहां पर आपके पास है सॉलिड एंगल के लिए शर्त यही होती है क्या, कि आपके पास में जो छोटा सा एरिया है उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया को इस छोटे से एरिया को इसके एंड को इस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है रेडियल लाइन, वो रेडियल लाइन और आपके पास में छोटा सा एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसलिए आपने जो है क्या किया, इस डीए को ना लेकर के डी ए डैश बाई आर स्क्वायर को, डी ए डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को आपने लिखा है डी ओमेगा, क्लास 11। अब वो कह रहा है कि आपके पास में यहाँ पर आपके पास में कुछ एरिया था, तो एरिया आपके पास में ऐसा था, यहाँ पर आपके पास में एरिया था, इस पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाला छोटा सा फ्लक्स आपने निकाल लिया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, सॉलिड एंगल के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सॉलिड एंगल के टर्म में, छोटे से सॉलिड एंगल के टर्म में। अब कह रहा है इस पर्टिकुलर एरिया को आप ऐसे ले लो, फिर ऐसे ले लो, उसके बाद में इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर लो, क्लोज। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को क्लोज कर लोगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि अगर आपने टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम लोग लिखेंगे सम डी फाई ओवर द क्लोज सरफेस, ये बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां भी आप ऐसे लोगे क्या, कि सम क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा ओवर द क्लोज सरफेस, यही बोलोगे आप। अच्छा ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। अगर आप इस पर्टिकुलर ये आपने जो एरिया लिया है इस पर्टिकुलर एरिया को ऐसे स्ट्रेच करो, ऊपर ले जाओ, पीछे से ले जाओ, फिर इस पर्टिकुलर प्लस क्यू के सराउंडिंग जो है इसको क्लोज कर लो, और आपसे कहा जाए प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, किससे, क्लोज सरफेस से। यहीं पे तो ये कहो क्या, सम डी फाई ओवर द क्लोज सरफेस।
तो यहाँ भी सम लगाओ, सम क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा ओवर द क्लोज सरफेस। अब इस टर्म को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास में इसलिए फ्लक्स हो गया ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू, आपके पास में कांस्टेंट दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास में यहाँ दिया है सम डी ओमेगा ओवर द क्लोज सरफेस। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि आपके पास में जो एक पर्टिकुलर आपके पास में क्लोज सरफेस है, अपने अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस अपने अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टोटल सॉलिड एंगल बनाता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन, फिक्स वैल्यू होती है 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, इनटू ये आपके पास में क्या हो गया 4 पाई स्टेरेडियन। तो 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो फाई इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस दादा यही कह रहे हैं और कह रहे हैं इसका प्रूफ हमने आपको दे दिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के दो मेथड है। एक आपके पास में है E इज इक्वल टू एक आपके पास में है डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है, और दूसरा आपके पास में क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी एप्लीकेशन हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।